So, hi everyone, my name is Rupesh. Welcome to Power IAS. So, this is officially the third class of Indian polity. Topic है हमारा फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी बच्चे नए हैं, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू. हमने स्टार्ट किया हुआ 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें 25 दिन के अंदर में हम पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को कवर अप करेंगे. लक्ष्मीकांत बेसिकली बहुत एक बल्कि सी किताब है. अगर आप उसके लिटरेचर पार्ट को कट डाउन कर दो, उसके एक्सप्लेनेशन को कट डाउन कर दो, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत कम बचते हैं, जिसको रिवाइज करने पे मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. चाहे आप यूपीएससी वर्टिकल के कोई भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो. द पर्पस ऑफ द सीरीज इज कि हमें 25 डेज के अंदर में विद इन 25 वी हैव टू कवर दिस एंटायर सीरीज. और आज हमारा थर्ड डे, इट इज डे 3, जिसमें हम कवर अप करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो जिनको नहीं पता, हमने इसके पिछले 2 क्लासेस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर अप किया हुआ है, जहां पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, चाहे वो 70-73 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, वहां से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हमने सारे एक्ट्स को कवर अप किया हुआ है. इनफैक्ट एक प्रॉब्लम जो बेसिकली बच्चों को आती हुई है कि वो एक्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं. 35 का एक्ट ये बोलता है, 1919 का एक्ट ये बोलता है, 1909 का एक्ट ये बोलता है. प्रॉब्लम ये होती है कि वो रट्टा मारना पड़ता है. हमने क्या किया है, सारे एक्ट्स के बीच के कनेक्शंस को स्टडी किया हुआ है कि पिछले वाले एक्ट के कारण नया वाला एक्ट क्यों बन रहा है, जिसके कारण हमारे टॉपिक्स को याद करना थोड़ा सा इजी हो जाए. तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हुआ, एक बार वहां से देखते हुए आओ. 40-40 मिनट की वीडियो 1.5x पे लगाओ और फटाफट कवर अप करो. आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट कि आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट एंड सीरियस विद द सीरीज. सिमिलर थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू फ्रॉम, कि आप लोग भी बहुत ही कंसिस्टेंट होकर के इसको फॉलो करें. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दीज 25 डेज ना कुछ भी नहीं बचेगा, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस लगने लग जाएंगे. आई एश्योर यू फॉर दैट, राइट. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक ऐसा चैप्टर जो हमारे बेसिक्स इंडियन पॉलिटी का एक न्यू रखता है, राइट. जैसे हम सेल पढ़ते हैं ना, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड सेल. ऑन अ पैरेलल नोट, ये हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इंडियन पॉलिटी का, दैट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा. देखो, ये जो स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का. बहुत पुराना नहीं, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हो तो आपका कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को ये क्वेश्चन चेक कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी जैसे टॉपिक्स है. ट्रस्ट मी, ये सब कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन इन सभी के ऊपर में हमें इंडिविजुअली चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है. फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 2 क्लासेस में जाएगा. सेक्युलरिज्म क्या कब ऐड हुआ, क्या है सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग विल स्टडी इन पार्लियामेंट. बट ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 2 ऑप्शंस होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, मल्टी करेक्ट में, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, आगे अगर अपन चले, इफ यू गो अहेड, यू कैन सी दिस क्वेश्चन. ये भी यूपीएससी में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएंगे. तो कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे. अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करना है, पूरा रिवाइज करना है पूरा कंटेंट को, तो आप यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी बाय रुपेश, राइट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे मैं आपको इसकी पीपीटी पीडीएफ शेयर कर दूंगा. यू कैन यूज दिस फॉर रेफरेंस एंड फॉर द रिवीजन. इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. देखो कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 9th शेड्यूल के ऊपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है. बेसिक सा क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 में. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 2023 में भी 9th शेड्यूल के ऊपर में एक स्टेटमेंट था मल्टी करेक्ट में. तो कहने का मतलब ये यूपीएससी में पॉलिटी का ना कुछ इंपॉर्टेंट सा थीम है, इसको याद रखना. क्या है? थीम है. मतलब बस वहीं पे वो हिट करता है. और उन एरियाज को अगर हमने अच्छे से कवर अप किया, उन थीम्स को अच्छे से कवर अप किया, पॉलिटी इज मोर और लेस इट इज कंप्लीटली थॉरली डन. तो उसको हम प्रीसाइजली कवर अप करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट बी हियर विद मी फॉर द नेक्स्ट 25 क्लासेस. दैट इज ऑल. चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को. सबसे पहला टॉपिक जो आप सभी के सामने दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है. देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर एडॉप्ट कब किया गया है. बहुत ही बेसिक है. एडॉप्ट किया गया है नवंबर 26, 1949. कब एडॉप्ट किया गया है सर? नवंबर 26, 1949. अच्छा, आपको सरप्राइज होगा इस चीज को जान करके कि ये जो डेट है नवंबर 26, 1929 का, ये सिमिलर डेट हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है. कहाँ दिया हुआ है? दिस हैज बीन गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया एज वेल. तो इसको प्रियम्बल के टॉपिक में फिर से रिलेट करूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना. बाकी ये कब से फोर्स में आता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब से हमारे देश में लागू हो जाता है, कब से इनएक्ट हो जाता है, कब से इन्फोर्समेंट आता है इसका. तो सर ये इन्फोर्स होता है 26 जनवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना रिपब्लिक डे कहते हैं. एक क्वेश्चन कि सर ये 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, तो इसको स्टार्ट करने में हमने 2 महीने वेट क्यों किया? हमने इसको 26 नवंबर को ही क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया? वाई वी वेट टिल 26 ऑफ जनवरी, राइट. इसका रीजन है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आई विल बी टीचिंग यू दैट आल्सो, तो वहां पे आपको पता चलेगा हिस्ट्री में ना 26 जनवरी 1930 को
जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक कांग्रेस की सभा को हेड किया था, और प्रिसाइजली उस दिन उन्होंने कहा था कि हम आज से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट, एक आजाद हिंद के रूप में जानेंगे, हमारा देश आजाद हो चुका है, झंडा फहराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ हमारे देश में सर्कमस्टांसेस बन गए थे। तो 26 जनवरी एक बहुत ही अच्छा सा डेट था, जो बहुत पहले 1930 में रिजर्व कर लिया गया था। उसी डेट का वेट किया गया जब 26 जनवरी आया, तो इसी को ऑन एन स्पीशियस डे हमने इसको इस दिन रिपब्लिक डे बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिया। तो इसका हिस्ट्री, इसका कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड 1930 के 26 जनवरी से। आई बी टीचिंग विद द सेम जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। एनीवेज, देखो हिस्ट्री पॉलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो आपकी एनसीईआरटी मदद करती है। आपने कोई भी टॉपिक पॉलिटी से पढ़ा, वो टॉपिक हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, ये जितना कमांड होते जाएगा, जितना स्ट्रांग होते जाएगा, मेंस उतनी ग्रेविटी में आएगा। उसको भी करेंगे, ठीक है। देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ड्राफ्ट किसने किया, व्हिच इज दैट कमिटी जिसने ड्राफ्ट किया है। तो सर आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अंदर में, उसने ड्राफ्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इमेजेस देख सकते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल, बी आर अम्बेडकर साहब को भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, जब संविधान बनाया गया था, तो हमारे पास में 395 आर्टिकल्स थे। अभी हमारे पास में बढ़ करके 448 आर्टिकल्स है, राइट। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 अब 22 पार्ट्स थे, अभी हमारे पास में 25 पार्ट बढ़ करके पार्ट्स इंक्रीज कर गए, राइट। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल हो गए। आप बोल रहे हो सर ये क्यों बढ़ रहे हैं, और ये पार्ट्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है, आर्टिकल्स क्या? बहुत ही सिंपल है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा गया हुआ है कि उसमें चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करके डाला गया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स बना करके, और उनमें भी अलग अलग शेड्यूल्स के द्वारा। अब ये पार्ट्स और शेड्यूल्स ना स्टार्टिंग डेज में जब संविधान बनाया गया तो बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए, हमने पार्ट्स और शेड्यूल्स को इंक्रीज किया। इसका रीजन क्या है, अभी थोड़ा मेंस वाला टॉपिक है सर। रीजन ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारा सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारी सोसाइटी का सोशल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशल इश्यूज कैसे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हैं, कहीं ना कहीं सभी चीजों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न कर रहा होता है। मतलब आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए, राइट, लोग सभी लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का यही पर्पस है ना, कि आप सभी एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टाइम के सोसाइटी को रेगुलेट करता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या समय के हिसाब से समाज में बदलाव नहीं आते? आते हैं। क्या 1950 का जो समाज था वो 2025 में है? क्या नहीं है। द सोसाइटी दैट वाज देयर इन 1950 was completely different than the society that today we have in 2025. Why? Because आज के time period में we have lot of different issues, like we have issues on cyber issues are there, right? Deep fake technologies are there. So lot of things are there which have evolved over the period of time. क्या 1940 1947 में ये साइबर और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी उस वक्त में, क्योंकि साइंस डेवलप नहीं था। तो आज के टाइम पीरियड में हमारा सोशल स्टेटस अलग है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग है। तो ऐसे इश्यूज को हैंडल करने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संविधान लिखा गया था 26 जनवरी 1950 के टाइम पे जो इनेक्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं 1950 के सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया था। इस संविधान को इस हिसाब से नहीं लिखा गया कि 2025 में हमारा देश कैसा होगा, 2050 में कैसा होगा, राइट। इसको हमने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। वी हैव टू बॉट दोस चेंजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी हिसाब से बदलाव लाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे बदलाव आए। इसलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बुक। क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड है लिविंग बुक। क्यों बोल रहे हैं लिविंग बुक? क्योंकि सर जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में चीजें बदल रही हैं, हमें उन्हीं चीजों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन समस्याओं को फेस करने के लिए रेडी हो जाए। सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, इजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से देखो 395 आर्टिकल्स थे, 448 हो गए, 22 पार्ट थे, 25 हो गए, 8 शेड्यूल थे, 12 हो गए। अब कभी कभी ना यूपीएससी वन लाइनर में क्वेश्चन बहुत बेसिक सा डाल देता है। स्टेट पीसीएस में तो काफी बारी क्वेश्चन आते हैं शेड्यूल्स के ऊपर में। 9 शेड्यूल में क्या है, जैसे भी मैंने आपको दिखा था 9 शेड्यूल के ऊपर में क्वेश्चन, तो 9 शेड्यूल में क्या है, राइट, लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में है। तो मैं आपको ना एक निमोनिक दूंगा, एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक की मदद से आप आज 8 के 8 शेड्यूल 2 मिनट के अंदर याद कर लोगे। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक दूंगा, ठीक है। बाकी जो 22 पार्ट्स हैं, इनको रट्टा नहीं मारना, इनको याद नहीं करना है। पार्ट्स से कभी क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज 22 पार्ट्स बहुत लेंदी हो गए। They never ask question from the parts, but they focus on this schedule wala area which is doable, which is short in terms of length and breadth.
तो हम इसको लेकर के कुछ निमोनिक्स भी देखते हुए चलेंगे। सो दिस इज द बेसिक। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बता दिया है डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू। 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है, लेकिन हमारा संविधान तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1939, आई थिंक 1949, सॉरी इफ आई हैव सेड दिस रॉन्ग। तो इस टाइम पीरियड में ये शुरू हो चुका था, बन चुका था एक्चुअली, बट इसकी शुरुआत होती है 1950 में। 2 महीने हमने वेट किया ताकि 26 जनवरी आए। 26 जनवरी एक ऑस्पिशियस डे था, हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1930 में एक इवेंट था, इसके कारण हमने 26 जनवरी को रिजर्व किया हुआ था। एनीवेज, गोइंग अहेड। अच्छा, अब आपके सामने ना आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से पार्ट्स। मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको वो देखना है। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हम कवर अप करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कहां से कहां, सर आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक सारे आर्टिकल्स पार्ट 1 के अंदर में आते हैं। राइट, आपका यूनियन क्या है, स्टेट क्या है, क्या आपका पार्लियामेंट किसी स्टेट को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, सब आपके आर्टिकल 1 से 4 के अंदर में। सिटीजनशिप आपका सर आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में आता है। अभी आप लोग बोलोगे सर आपको कैसे ये आर्टिकल्स याद है, बहुत ही सिंपल है, एक एक करके चैप्टर पढ़ो, आपको भी याद हो जाएगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको आर्टिकल्स भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैसे, तो सर ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके फंडामेंटल राइट में आते हैं। फिर आपको दिखाई देगा डीपीएसपी। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या है डीपीएसपी, क्या है फंडामेंटल राइट, सब्र करो, धैर्य करो, सब बता रहा हूं। ठीक है, बस सुनो अभी। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज 51A के अंदर में ऐड किया गया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, सारे सारे आपके आपके क्या है पार्ट्स है। तो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, आपको सर ये 6 के 6 पार्ट्स पढ़ने हैं। राइट, पार्ट 1 यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। यूनियन जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल जुडिशरी। मतलब आपके एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट सा थीम है। इस बार भी यूपीएससी का जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें इस वाले एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, ये एक थीम है, प्लस ये वाले एरिया थीम है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आता सिटीजनशिप से, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी से भी क्वेश्चन नहीं आता, राइट, बट हम कवर करेंगे बिकॉज अवर पर्पस इज दैट वी शुड एटलीस्ट हैव अ डिसेंट आइडिया अबाउट ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स। क्वेश्चन आए ना आए वो एग्जामिनर के ऊपर है, बट हमें कवर करना है, राइट, दैट इज द पर्पस। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। आप ये 6 पार्ट्स अच्छे से कर लो, बाकी इन पार्ट्स को आप ना भी करोगे तो चल जाए कहानी। मतलब सेइंग द स्ट्रेट थिंग, राइट, मतलब जो सही है सो सही है। जरूरी नहीं है कि मैं 25-25 सारे पार्ट्स रट्टा मारने, कोई नहीं रटता। शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल याद करना है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग प्रोविजंस को ऐड किया हुआ है। जैसे आपको दिखाई देगा, जो पहला शेड्यूल है इसमें दिया हुआ है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। राइट, जो भी आपका स्टेट है, यूटी, आपको फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया हुआ है। सेकेंड शेड्यूल में जो भी ऑफिशियल्स है उनको क्या सैलरी देना है, ये ऐड किया हुआ है। तो इसके ना आपके पास में 12 शेड्यूल है। आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, इस ट्रिक को याद रखना। ट्रिक इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बहुत सिंपल है, क्या है ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अब देखो क्या है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सर टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, टेरिटरीज। ई का मतलब होता है सर इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज। ठीक है, ए का मतलब होता है सर ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ कहो या फिर आप इसको अफर्मेशन कहो, ये आपका ए होता है। ठीक है, आर का मतलब हुआ सर राज्यसभा में स्टेट्स को हम कितनी सीट दे रहे हैं, राइट, राज्यसभा सीट एलोकेशन, राज्यसभा में हमने स्टेट्स को कितना सीट एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, एस का मतलब हुआ सर शेड्यूल एरिया में हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। तो आप एक बार इसको रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। पहला आपका था शेड्यूल जो कहता था, फर्स्ट शेड्यूल क्या बोल रहा था कि स्टेट यूनियन टेरिटरी, दूसरा बोल रहा था सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स, तीसरा बोल रहा था ओथ के बारे में, चौथा बोल रहा था राज्यसभा का सीट, पांचवा बोल रहा था शेड्यूल एरिया को क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना। हमने इसको कर दिया टीयर्स। अब आप इसको आराम से देख लोगे, टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, ओथ की बात हो रही है, आर मतलब सर राज्यसभा, एस मतलब शेड्यूल एरिया। बस ये टर्म्स ध्यान में है, ऑप्शन दिखेगा, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टीयर्स ऑफ, राइट, मतलब आप शेड्यूल एरिया में जो बचे हुए शेड्यूल एरिया है, अदर शेड्यूल एरिया, ओ मींस अदर, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया, राइट, जो अदर ट्राइबल एरियाज है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। एफ का मतलब होता है सर फेडरल लिस्ट, एफ का मतलब होता है फेडरल लिस्ट। फेडरल का मतलब क्या होता है, अभी आज मैं आपको बताऊंगा, इस वर्ड को याद रखना, फेडरेशन, फेडरल, इसका मतलब होता है सर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एटलीस्ट 2 यूनिट्स। अगर आप अपने शक्ति को 2 यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर रहे हो एटलीस्ट, इसको बोलते हैं फेडरेशन। और वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए।
दैट इज कॉल्ड दी फेडरेशन। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो देखो इसी को हम फेडरेशन कहते हैं और इसी से रिलेटेड आता है फेडरलिस्ट, मतलब आपका यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मुद्दों पे कानून बनाएगी वो यूनियन लिस्ट में होगा, स्टेट गवर्नमेंट किन मुद्दों पे कानून बनाएगी वो स्टेट लिस्ट में होगा, एंड कंकरेंट लिस्ट का मतलब हुआ कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों किन मुद्दों पे कानून बनाएगी वो आपका कंकरेंट लिस्ट हो गया। सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट इन तीनों को हम बोलते हैं 7 शेड्यूल के अंदर में क्या बोलेंगे? फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट कहेंगे ना, क्योंकि पावर डिवाइड हो रहा है ना, यूनियन का पावर अलग है ना, सेंटर का मतलब स्टेट का पावर अलग, और दोनों के लिए हमने एक कंकरेंट लिस्ट बना दिया, इसको दी फेडरल लिस्ट। समझ में आ रहा है? सिंपल है, इजी है, ठीक है। 8th शेड्यूल में है सर लैंग्वेज, मतलब 22 लैंग्वेज जिसको आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अच्छा एफ से फेडरल हो गया, ठीक है। फेडरल के बाद से आपको क्या दिखाई देगा? ओल्ड, ओल्ड पीएम, राइट। क्या छूट रहा है? कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो एल से तो आपको लैंग्वेज दिखाई देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही बात है, सही बात है, दैट इज ट्रू। देखो ओल्ड है, राइट, ओल्ड। तो देखो ओ से आपको ऑफिशियल लैंग्वेज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे ओ से आपको दिख रहा है सर ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन से इंपॉर्टेंट से लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज देयर, ठीक है। अब देखो 9th शेड्यूल में बोला गया कि कुछ ऐसे लॉ बनाया गया है जिसके कारण हम जुडिशियल रिव्यू से कुछ कानून को बचा सके। अभी आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो पार्लियामेंट है ना, आपका जो पार्लियामेंट है, हो सकता है आपका पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाए, कोई कानून बनाए, और आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो बोले कि एक्ट सही नहीं है, इसको खत्म करो, स्टक डाउन करो, बंद कर दो, बर्खास्त कर दो इस एक्ट को। जुडिशरी करती है ना, कभी भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो आपके पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नया शेड्यूल बना दिया 9th शेड्यूल, और बोला कि अगर इस शेड्यूल के अंदर हम कोई भी एक्ट को डालेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको कैंसिल नहीं कर पाएगी, सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसको रिव्यू नहीं कर पाएगी, ठीक है। और इसलिए इसके लिए एक नया शेड्यूल बनाया गया, उसको 9th शेड्यूल कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर में कुछ लैंड रिफॉर्म्स वाले एक्ट थे, लैंड रिफॉर्म्स वाले कुछ ऐसे एक्ट थे जिसको 9th शेड्यूल के अंदर में डाला गया जुडिशरी से बचाने के लिए, ठीक है। बाद में जुडिशरी ने जजमेंट दिया कि 1973 के पहले जिन भी एक्ट्स को आपने 9th शेड्यूल में डाल दिया उसके अंदर में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट 1973 के बाद में अगर आप कोई भी चीज को 9th शेड्यूल में डालोगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी। ये बाद में इसको चेंज किया गया केशवानंद भारती केस के बाद, आगे पढ़ाऊंगा, अभी आज बेसिक क्लास है, हल्का हल्का बस समझो, शेड्यूल्स बता रहा हूँ। तो वो क्या पता चलेगा, लैंड रिफॉर्म के लिए एक नया शेड्यूल बनाया गया, तो उसका नाम क्या था? 9th शेड्यूल, ठीक है। तो देखो एल मतलब क्या होता है? लैंड। तो ये जो आपका 9th शेड्यूल है ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था, ठीक है। देखो 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन के लिए बनाया गया। सो डी स्टैंड्स फॉर द डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। और पीएम सर, पी का मतलब होता है पंचायती राज और एम का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी। मतलब पंचायती राज के लिए हम पी यूज करते हैं, म्युनिसिपैलिटी के लिए हम एम यूज करते हैं। तो आपका ये जो पूरा पूरा बनेगा दैट इज कॉल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस प्रिसाइजली निमोनिक से आपके सारे के सारे शेड्यूल याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है, पीडीएफ को ग्रुप से डाउनलोड करना है, इस स्लाइड पे आना है, आपको इसको 2 बार रीड करना है कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, इससे इसको रिलेट करना है। एक बार आपने रीड कर लिया, याद नहीं करना है, रीड करना है बस। आप उसके बाद आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लगा करके इसके की टर्म्स को हाईलाइट कर लेना, दैट इज ऑल। इसके बाद ऐसा सीन होगा कि आपको सारे के सारे जो भी 12 शेड्यूल्स से आपको सारे 12 शेड्यूल्स याद हो जाएंगे, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। चले आगे, चलो। सो दिस इज अबाउट दीज पर्टिकुलर शेड्यूल्स। अब इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका की फीचर क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सर सबसे पहला की फीचर आपके सामने दिख रहा होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सबसे पहला की फीचर? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी है और रिटन है। क्योंकि इसका रीजन क्या है सर, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है ना, इतनी विविधता है, इतनी अनेकता है कि सब लोग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, सब लोग को एक साथ एक ग्राउंड पे लेकर के आना इज नॉट एन इजी थिंग। अंडरस्टैंड दिस, राइट। हो सकता है लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए, हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, सबको अधिकार देना है। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया सबसे लेंदी है और रिटन है। दूसरा, हमारे पास में क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बेस। कहने का मतलब क्या है सर, हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं, मतलब हमने पावर को बहुत अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया हुआ। 28 स्टेट्स के पास में पावर है, राइट। सबके पास अपने चीफ मिनिस्टर होंगे, सबके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, सबके पास में लोग वोट देकर के उनके उन स्टेट्स में उनके गवर्नमेंट बनाएंगे। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारा बेस कैसा है? यूनिटरी है। कल अगर हमारे देश में इमरजेंसी लग जाए तो इन 28 स्टेट्स की पावर खत्म हो जाएगी और सेंटर पावरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सेंटर को, इन 28 स्टेट्स को एक साथ लेकर के चलना है।
अगर ये 28 स्टेट्स एक साथ सेंटर के साथ नहीं जाएंगे तो क्या ये हमारा देश इंडिया कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। In order to become India, a complete India, it is must that all the states should come together. If the states are not coming together, how can you say that India, this is a complete India having 28 states all together? है ना? तो इसलिए कहा गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने पावर तो डिवाइड किया हुआ है, राइट? हमने स्टेट्स को पावर दिया हुआ है, स्टेट्स के बाद में लोकल बॉडीज को पावर दिया हुआ है, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में बहुत सारा पावर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में बेस कैसा? यूनिटरी है। मतलब कल इन फ्यूचर अगर हमारे देश में कोई इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो आपका सेंटर विल बी वेरी 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 पावरफुल। तो इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है, मैं आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, दैट इज फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपके पास में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली किस प्रकार की सरकार है? सर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। हम लोग अपनी सरकार को चुन करके, वोट दे करके लोकसभा में अपने लिए एक बहुमत की सरकार बनाते हैं, और उसके जो मिनिस्टर्स है ना, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब क्या है? कल अगर ट्रेन पलट गई तो जो रेल मंत्री हैं उनको लोकसभा में आके जवाबदेही देना पड़ेगा। अगर लोकसभा उनसे पूछेगा कि सर ये कैसे पलट गई, उनको बताना पड़ेगा सर ये रीजंस था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, मैं इसको आपको आगे पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। अभी बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, आई टीच एवरीथिंग टू यू। ये पार्लियामेंट वाले टॉपिक का चैप्टर है। अभी हो सकता है आपको लगेगा कि सर ये क्या इतना लेंथी सा है, but it's not lengthy, it's very 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 easy, just hold on for a minute, right? next है फंडामेंटल राइट्स। हम सभी के पास में ना कुछ अधिकार है, मौलिक अधिकार, जब से हमारा जन्म हुआ, और हम सभी के पास में कुछ कर्तव्य है जो हमें इस देश के लिए करना चाहिए, मौलिक कर्तव्य, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे पास में अधिकार है, हम सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम सभी को कोई एक दूसरे में, हम आपस में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक वर्ग मजबूत होगा, दूसरा कमजोर होगा। बट हम डेमोक्रेटिक सेटअप में, सर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सर डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन, राइट? जहां पे लोगों का शासन होगा तो ये जितने भी लोग हैं ये सबके सब इक्वल तो होने चाहिए, तभी तो ये मिलकर के शासन करेंगे। अगर लोग ही इक्वल नहीं है तो क्या मिलकर के शासन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई डेमोक्रेटिक सेटअप में इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में सबके पास में फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, कि आप सभी के पास में अधिकार होगी, कोई आपका शोषण ना करे, कोई आपको इंफीरियर ट्रीट ना करे, दैट इज फंडामेंटल राइट। इफ यू कम टू द पार्ट ऑफ ड्यूटीज, आप कभी भी देखो पूरी दुनिया में ना, देयर इज अ टू वे रिलेशन। आप सिर्फ किसी से कुछ लोगे ही तो चीजें नहीं चल सकती, इन रिटर्न आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप अगर 10 रुपए देते हो तो 10 रुपए का सामान खाते हो, खरीदते हो दुकान से, ऐसा नहीं है कि दुकान वाला आपको फ्री में दे रहा है, यू आर ऑल्सो पेइंग समथिंग टू दैट पर्सन, राइट? तो इसको हम बोलते हैं टू वे रिलेशन। यानी कि अगर आप स्टेट से अपने अधिकार मांग रहे हो कि सर ये मेरा अधिकार है कि मुझे इस प्रकार की चीजें मिलनी चाहिए, अगर आपने सरकार से, स्टेट से अधिकार मांगा है, तो आपको उस सरकार के लिए, उस स्टेट के लिए कुछ कर्तव्य भी करना पड़ेगा। इट इज अ टू वे रिलेशन। आप सिर्फ ले नहीं सकते, यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग। क्या करना पड़ेगा? सर कल अगर हमारे देश में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नहीं खराब कर सकते, आप दंगे नहीं कर सकते। आपको हमारे देश के लिए जितने भी नेशनल सिंबल्स है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राइट, उन सभी के लिए रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, फ्लैग हो, जो भी हो, यू शुड डू रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, बिकॉज ये आपके कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य है, दे आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? इसको हम पढ़ेंगे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, ये सभी चैप्टर्स को हमें आने वाले क्लास में पढ़ना है। आज बस मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। दीज आर द की फीचर। बच्चे फंस जाते हैं इन टर्म्स पे। क्या दिया हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस टर्म को समझो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी की सबसे खास बात पता है क्या है? उसके टर्म को ब्रेक डाउन करो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत जिसको स्टेट को ध्यान में रखना है जब भी स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाएगी। कितनी सिंपल सी बात है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत को हमेशा स्टेट को ध्यान में रखना है जब भी स्टेट क्या करेगी? अपनी पॉलिसी बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कल स्टेट एक पॉलिसी बना रही है कि हमारे सोसाइटी में ना मैन और वुमेन दोनों का ना इक्वल पे होना चाहिए। तो ये हमारी प्रिंसिपल में दिया हुआ है, डीपीएसपी में दिया हुआ है कि मैन और वुमेन का इक्वल पे रखो अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत बार अपने एरियाज में कि जहाँ पे मैन एक लेबर और एक फीमेल, एक वुमेन भी लेबर हो, तो वहां पे जो वुमेन लेबर होती है ना, उसकी दिहाड़ी कम होती है, मेन की दिहाड़ी ज्यादा होती है। तो डीपीएसपीसी के अगेंस्ट में वो बोलता है मेन हो वुमेन, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उनका सैलरी सेम होना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी।
डीपीएस में बहुत सारी चीजें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बना, वो भी डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में दिया हुआ था। मतलब कुछ ऐसे सिद्धांत जिसको हमेशा स्टेट को ध्यान में रखना है, पॉलिसी बनाना है। स्टेट को बोला गया है कि सर आप हमेशा याद रखिएगा आपके एरिया में कोई भी इंसान हेल्थ इश्यू के कारण परेशान ना हो, कोई भुखमरी से ना मरे। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स है। तो स्टेट जब भी कानून बनाएगा तो इस चीज को ध्यान रखेगा कि हाँ यार हमें पॉलिसी ऐसे बनाना है कि हम स्टेट में जितने भी भूखे गरीब लोग हैं उन सभी तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचा सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके डीपीएसपी में दिया हुआ है। राइट, इन सिद्धांतों पे आपका स्टेट हमेशा कानून बनाएगा, तभी जाकर के समाज में समानता आएगा, इक्वालिटी आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एज सिंपल एज पॉसिबल। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, सरल भाषा में इजी तरीके से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ सर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल है ये। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब क्या है, आपकी जो न्यायपालिका है, जो आपके कोर्ट्स हैं, राइट, इन कोर्ट्स के फंक्शन में ना ही आपके मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करेंगे, ना ही आपकी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब कि आपका पार्लियामेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट्स हमेशा अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेंगे, बिकॉज कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट फॉर टेकिंग एक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमने कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है कि आप अपने हिसाब से अपने लिए एक्शंस ले सकते हैं। इट इज अ कंप्लीट कट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एज सिंपल एज पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोर्ट्स में, जुडिशरी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, ये अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट काम करेंगे, बिकॉज दे आर गिवन दैट पावर, बिकॉज इनको ही जाकर के फर्दर बहुत चीजों को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। आपको पता है जुडिशरी कितनी बार चीजों में इंटरफेयर करती है, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, और चीजों को रीजनेबल ग्राउंड्स पे लेकर के आती है, अगर वहां पे चीजें रीजनेबल ग्राउंड्स पे एग्जिस्ट ना करे तो। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट। कहने का मतलब क्या है सर? सेक्युलर स्टेट का मतलब है हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, इसका खुद का कोई धर्म नहीं है, इसके लिए सारे धर्म एक समान है। अब आप पाकिस्तान को देखो, क्या है वो? इस्लामिक स्टेट है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, क्या है वो? इस्लामिक स्टेट है। मतलब वो एक धर्म को फेवर करते हैं। क्या यहाँ पे हमारे देश में कोई एक धर्म फेवर किया जाता है? नहीं। हमारे देश में आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, यू ऑल आर गिवन इक्वल राइट्स, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्म निष्पेक्ष। मतलब धर्म के मामले में हम बहुत निष्पेक्ष हैं। हम धर्म को लेकर के किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी को अगेंस्ट नहीं जा रहे। दैट्स कॉल्ड द सेक्युलर स्टेट। आगे बताऊंगा आपको। सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल हमने 42वें संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया, और इसको जाकर के हमने अपने प्रियम्बल में ऐड किया था। इसको प्रियम्बल में आगे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी प्रियम्बल की होगी, उसमें समझाऊंगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर हम आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है सर? हम अपने लिए खुद को रूल कर पा रहे हैं, अपनी खुद की सरकार चुन पा रहे हैं। तो हम तभी चुन पाएंगे ना जब हमारे पास में वोटिंग राइट्स हो। आप समझो, अगर हमारे पास में वोट देने का राइट नहीं होगा तो क्या हम अपने लिए अपनी सरकार चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। वी मस्ट बी हैविंग द वोटिंग राइट। पिछली क्लास में बताया था मैंने कि 1935 के एक्ट में अंग्रेजों ने पूरी आबादी के सिर्फ 10% ही लोगों को, ओनली फॉर द 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सिर्फ 10% लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। ये हमने 1935 के एक्ट में पढ़ा था। लेकिन क्या आज के हमारे देश में सिर्फ 10% लोगों के पास में वोटिंग राइट? नहीं सर, आज के टाइम पीरियड में हमारी जितनी भी आबादी है, जो भी लोग 18+ है, जो भी लोग कितना 18 साल से ऊपर के एज ग्रुप के, उन सभी के पास में वोटिंग राइट है। इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। तो आज के टाइम पीरियड में हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक है और हम सभी के पास में वोटिंग राइट है। वो अलग बात है कि हम लोग वोट देने नहीं जा रहे, बिकॉज हम लोग कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए, राइट। बहुत बड़े बड़े AI इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं और पता नहीं इंडिया को चांद पे ले आने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट हाँ, ये वोटिंग राइट जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके देश का फ्यूचर संभलता है। आप जिसको वोट देंगे वो 5 साल तक आपके देश की पॉलिसी मेकिंग करेगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और सफ्रेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अच्छा, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी क्यों है? क्योंकि सर हमने ना अपने देश में ना जितने भी प्रोविजन है ना, सब कुछ लिख दिया हुआ है, एक्सेप्शन तक लिखा हुआ है, कंक्लूजन तक लिखा हुआ है, ताकि कंफ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में जाकर के, कोई ये ना बोले कि हमें फायदा हो रहा है हमें नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये बहुत ही लेंदी सा है। ठीक है, चलिए आगे, शैल वी गो अहेड। नेक्स्ट देखो सर, रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। विल जस्ट गो वन बाय वन फटाफट। क्या दिया हुआ है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल पहले हुआ करते थे। अब 448 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल्स है। हमारे पास में जितना भी गवर्नेंस का एक्सपेक्ट है उसको हमने बहुत डिटेल तरीके से कवर किया हुआ है।
जिसके कारण जो भी कानून बनाना हो तो एम्बिग्यूटी या फिर क्लियर गाइडेंस मिलना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या किया जाए। बहुत ही क्लियर कट रूप से सरल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको डिसीजन लेने में ज्यादा समस्या ना हो। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था सर, हमारे देश की डाइवर्सिटी ऐसी है, ज्योग्राफी देखो, कल्चर देखो, लिंग्विस्टिक देखो, बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी में सबको इक्वल स्पेस देना है। फिर लेसन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस को और क्रिएट किया था। याद करो, पिछले क्लास में बताया था 1935 ने कॉमनल इलेक्टोरेट को, लेबर्स को, वर्कर्स को, वुमेन्स को, सबको दे दिया था। और यूपीएससी ने 2021 में 1935 के इस एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन था? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने वुमेन्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था? तो सर वो था 1935 का एक्ट। यहाँ से 2021 में क्वेश्चन आया था। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस थे। और क्या दिखा रहा देगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेस। आपने इतने सारे सोर्सेस को इनकॉर्पोरेट किया तो ऑब्वियस सी बात है आपको सबको स्पेस देना चाहिए, राइट। दैट इज द रीजन भाई बहुत लेंथी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है ना, या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आपके पास जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को बहुत डिटेल तरीके से आपके संविधान में लिखा गया। क्योंकि जब 200 साल तक हमारा देश गुलाम था तो हम सभी के अधिकारों का हनन हो रहा था। इसलिए जैसे हमारा देश आजाद हुआ, एज एन हाउ द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, the first preference or the first priority for the constitution makers was that we should be giving fundamental rights to the Indians which they are denied for the last 200 years. जो पिछले 200 सालों में जो मौलिक अधिकार भारतीयों को नहीं दिए गए, सबसे पहले हमें उन्हें भारतीयों को मौलिक अधिकार देना चाहिए, क्योंकि 200 साल से देश गुलाम था। तो हमने बहुत डिटेल तरीके से फंडामेंटल राइट और बाकी चीजों के ऊपर में प्रोविजंस लिखा, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी हो गया, एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फेडरल बेस और क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी बेस। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फेडरल का मतलब क्या होता है सर? फेडरल का मतलब होता है कि एटलीस्ट पावर को 2 डिवीजन में मिनिमम तो डिवाइड होना ही चाहिए। कम से कम 2 अलग डिविजन्स तो पावर के होंगे ही होंगे। तो देखो आपको क्या दिखाई देगा, डबल गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है। एक है आपका सेंटर, दूसरा आपका स्टेट, तो डबल गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है, सिंपल है। दूसरा सर वी हैव इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने पावर्स को ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है, याद रखना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये हमारा फेडरल फीचर है, राइट। फेडरल फीचर कहने का मतलब क्या है? फेडरल फीचर कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टेट्स को बता दिया गया है कि आपके पास में किन किन मुद्दों पे कितना अधिकार है। यहाँ तक कि हमने 7th शेड्यूल में स्टेट्स को लिस्ट तक दे दिया है कि सर आप कानून सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे बना सकते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं चीजों को बहुत सरल कर दिया है। वी हैव लाइक ईज्ड आउट द प्रोसेस, इसलिए हमने चीजों को लिख दिया हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं फेडरल फीचर। मतलब हमने पावर्स को लिख करके डिवाइड कर दिया है, फेडरेशन का काम कर रहा है, फेडरल काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑब्वियस सी बात है सर, फेडरल फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, राइट। जुडिशरी अपने हिसाब से अपने काम को कर रही है, बहुत सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा बाई कैमरा लेजिस्लेचर एट सेंटर। ये भी बात सही है, आपका जो सेंटर है, आपके सेंटर में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। मतलब आपके सेंटर में बाई कैमरल मतलब क्या, कैमरा खरीद लो? नहीं, बाई कैमरल का मतलब है सर आपके सेंटर में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, 2 अलग अलग हाउसेस है, और ये दोनों अलग अलग हाउस कहीं ना कहीं जितने भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बिल पास कराने में। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, ऑर्डिनरी बिल है, उन जगह पे दोनों के पास में लगभग समान पावर्स होते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपके राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, कुछ जगह पे आपके लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, इसको हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ भी आप देखो 2 लेवल में पावर को डिवाइड किया गया, 2 हाउस बना करके, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये दोनों हाउस अपने हिसाब से बिलों को पास करते हैं, इसलिए भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, फेडरल फीचर होता हुआ नजर आता है, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, फेडरल फीचर का मतलब क्या है, चीजों को डिवाइड करना। यूनिटरी फीचर मतलब सर हमारे पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाता है इमरजेंसी के टाइम में। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमारे जो स्टेट्स हैं, राइट, जो आपको पहले बता रहा था ना कि स्टेट्स जो है वो कहीं ना कहीं फेडरल फीचर है बट यूनिटरी बेस है। देखो यहाँ पे कहाँ गया यूनिटरी बेस, अभी हमने पढ़ा था ना फेडरल फीचर यूनिटरी बेस, पीछे पढ़ा था, राइट। उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो स्टेट है उन सभी के पास पावर दिया गया है, लेकिन जैसे ही कल इमरजेंसी आएगा हमारा सेंटर शक्तिशाली हो जाएगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंट्रल स्टेट, सही बात है। क्या हमारे स्टेट के लिए संविधान अलग है, सेंटर के लिए संविधान अलग है? नहीं है, एक ही संविधान है, उसको स्टेट भी फॉलो करेगा, सेंटर भी फॉलो करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सर हम यूनिटरी फीचर, मतलब दोनों के लिए चीजें सामान्य है, यूनिटरी है, राइट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहने का मतलब क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आपका हाई कोर्ट हो, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जिन किताबों को ध्यान में रख के, संविधान की जिन किताबों को ध्यान में रख करके धाराओं की मदद से वो कोई भी सजा सुनाते हैं, वो सबके लिए समान है।
ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के लिए अलग धाराएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग धाराएं हैं, दे ऑल फॉलो द सेम लीगल सिस्टम, दे ऑल फॉलो द इंटीग्रेटेड लीगल सिस्टम, राइट। और इस इंटीग्रेटेड लीगल सिस्टम में जुडिशरी में सबसे टॉप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट, इट स्टैंड्स ऑन द टॉप। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद कौन है सर? हाई कोर्ट के बाद है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ऑल इंडिया सर्विस, सर आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, कहीं ना कहीं आप ऑल इंडिया सर्विस में हो, बिहार में पोस्टिंग हो जाएगी, तमिलनाडु में हो जाएगी, लद्दाख में हो जाएगी, केरला में हो जाएगी, कहीं भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या है, ऑल्सो द यूनिटरी फीचर। यूनिटरी मतलब समझ लो ना, यूनिटरी मतलब एवरीथिंग एट वन प्लेस, यूनाइटेड, यूनिटरी। फेडरल मतलब क्या? डिवाइडेड, राइट। तो जैसे फीचर्स है वैसे वर्ड्स है, कितना सिंपल है। इमरजेंसी प्रोविजन पहले ही बता चुका हूं सर, जब भी इमरजेंसी लगेगा सारा पावर एक साथ में इकट्ठा हो जाएगा, किसके पास? सेंटर के पास। क्योंकि सेंटर को ये पता है इमरजेंसी तभी लगती है जब हमारे देश में कुछ अननेचुरल होता है, और जब भी कुछ अननेचुरल होगा तो सेंटर को पावरफुल बनाया जाता है कि उस चीज को वो हैंडल कर सके। ठीक है, आ जाओ आगे। चलो, अब अगर मैं आपको दिखाऊं हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है सर? आपके राष्ट्रपति साहब, इनको हम बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है कि इनको संवैधानिक रूप से बहुत पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, इनको हेड ऑफ स्टेट है ना, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि जब तक आपके राष्ट्रपति साहब साइन नहीं करेंगे बिल, आपका एक्ट नहीं बनेगा। जब तक आपके राष्ट्रपति साहब साइन नहीं करेंगे इमरजेंसी हो लगेगा ही नहीं आपके देश में। लेकिन आप मुझे ये बताओ, इमरजेंसी लगाने के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर का जरूरत है, तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से साइन कर सकते हैं? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इन टॉपिक्स को। राष्ट्रपति कभी भी अपने मर्जी से साइन नहीं करते। ऐसे हमेशा जब भी इमरजेंसी लगाना हो, ऑर्डिनेंस पास करना हो, कुछ भी ऐसा करना होता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। मतलब जो उस वक्त की सरकार होती है वो राष्ट्रपति को एडवाइस करती है कि सर इमरजेंसी लगाने का समय आ चुका है, इस तरीके से कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उनके एडवाइस पे राष्ट्रपति साइन करते हैं। इनफैक्ट वो जब रिटर्न में लिखते हैं ना राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, तो राष्ट्रपति साहब साइन करते हैं, तो इमरजेंसी लगती है। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये नॉमिनल हेड है, मतलब इनको संवैधानिक रूप से हेड बनाया गया, रियल पावर इनके पास नहीं है, बट हाँ संवैधानिक रूप से सबसे शक्तिशाली है, राइट। बिना इनके साइन के वो पास ही नहीं हो सकता, लग ही नहीं सकता। लेकिन रियल पावर किसके पास है सर? रियल पावर है आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में, जिसकी सरकार होती है, जो मेजोरिटी पार्टी का आता है, जिसको हमने वोट दिया हुआ है, दैट हु कम्स फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी। मैंने और आपको, आपने जिसको मिलकर के जिताया है, जिसके पास मेजोरिटी है, बहुमत है, उसके पास रियल पावर है। वो जब चाहेगा इमरजेंसी लगा सकता है, राइट। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज दैट वेरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज सम रियल पावर एट द एंड ऑफ द डे, राइट। दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट यू कैन सी इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला टॉपिक इज आल्सो वेरी 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 इजी। क्यों इजी है? क्योंकि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट से मिनिस्टर्स है काउंसिल्स में, वो एक साथ कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आप ये समझ जाओ कि आपकी जो मिनिस्टर्स हैं, राइट, एक हाउस से चुन के गए हैं, उस हाउस का नाम है लोकसभा। तो कल वो मिनिस्टर्स कुछ भी करेंगे, लोकसभा उनसे प्रश्न कर सकता है, सर ये आपने कैसे किया? उनको आंसर करना पड़ेगा, सर वी हैव डन दिस बिकॉज ऑफ दीज आर द रीजंस, बिकॉज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। ठीक है, अभी ये टॉपिक्स ना, इसको लेकर टेंशन मत करना, इसको पार्लियामेंट में ना मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आर्टिकल्स के साथ, प्रोविजंस के साथ में, राइट। अभी हम जो कर रहे हैं हमारा फीचर्स है, अब बस ये समझ जाओ मोटा मोटी हमारा संविधान किस डायरेक्शन में जा रहा है। वी शुड नो द फीचर्स दैट इन विच डायरेक्शन वी आर टेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम इसको डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर बाई कैमरल पार्लियामेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास में एक लोकसभा है और एक हमारे पास में राज्यसभा, इसको बाई कैमरल पार्लियामेंट। आगे आपको दिखाई देगा सर अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या है? हमारे पास में डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जो अपोजिशन होता है ना कहीं ये क्या करता है? आपकी गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है। क्या देता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है सर? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि आपका जो, लिसन दिस केयरफुली, आपका जो अपोजिशन है वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट को किसी चीज को सुधार करने के लिए बता रही है। एक होता है कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूं कि यार ये गलत है तुम्हारे में, वो गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, और एक ही मैं बताऊं, अगर दूसरा क्रिटिसाइज में अगर ऐसा करो कि तुम्हारे में ये जो गलत क्वालिटी है ना, इसको ऐसे करोगे तो सही हो जाएगा, तुम वो जो गलत भी बार बार रिपीट कर रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन ये, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मतलब मैं आपको क्रिटिसाइज तो कर रहा हूं, बट मैं आपको उसके लिए एक सही रास्ता भी दिखा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि बस क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, हर चीज में मना किए जा रहे हैं, नहीं ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। आपको उसका अल्टरनेटिव भी देना है कि सर क्या करना चाहिए। एंड एज ए ब्यूरोक्रेट यू शुड बी हैविंग दिस क्वालिटी एज वेल, राइट। अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, यू शुड नो द रीजंस हाउ टू रेक्टिफाई दैट। क्लियर ऑन दिस? चलो
फीचर्स आप देख लो। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स है ना, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए थे, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है, कि आखिरकार में स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये जो भी पॉइंट्स है, इसके पहले वाली स्लाइड पे हमने जितने भी पॉइंट्स देखे थे, राइट, ये जैसे पॉइंट्स देखा था हमने कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी क्या है, उसका रीजन क्या है, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट का इशू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेस एंड अदर थिंग्स, ये सब चीजें जो हम इसमें पढ़ते जा रहे हैं, कवर अप करते जा रहे हैं, ये आपके मेंस के पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपको आंसर राइटिंग में यूज करना है मेंस में। सर दीज आर द रीजन, सब क्वेश्चन आ गया कि लेंदी क्यों है, तो आपको इन 3 पॉइंट्स को तो ऐड करना है, इन 3-4 पॉइंट्स को, और अपने से 1-2 एग्जांपल्स भी डालना है। तो दिस इज समथिंग नॉट फॉर द प्रीलिम्स ओनली, इसमें मेंस वाला पार्ट भी कवर अप करते चल रहे हैं, ठीक है, बराबर क्लियर है। चले, चलो कहाँ थे हम, हाँ पार्लियामेंट्री है, वही है। देखो पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री में आपको 2-3 फीचर्स और बता रहा हूँ, बाकी इसको ना क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, एक साथ काम कर रहा है, क्या है एग्जीक्यूटिव, क्या है लेजिस्लेटिव, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये समझ जाओ कि कल अगर आपके किसी भी मिनिस्टर ने कोई भी गलती की, तो उसके लिए बस वो मिनिस्टर जिम्मेवार नहीं है, सारे मिनिस्टर्स जिम्मेवार है। द एग्जीक्यूटिव्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा आप सबसे पूछ सकती है, क्योंकि आप लोग एक टीम वर्क है। जब एक सरकार बनती है, पता है, वो इंडिविजुअल इंसान से सरकार नहीं बनती, वो सरकार एक टीम वर्क से बनती है। आपको एक टीम की तरह काम करना, ऑल यू गाइस आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, दैट इज द लोकसभा, ठीक है। फिर आप देखो इंडिविजुअल, सबके हर इंडिविजुअल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरा करना है। पॉलिटिकली आप सभी को एक साथ रहना है, राइट, और सबके पास में डबल मेंबरशिप है, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो किसी ना किसी हाउस के भी मेंबर्स हैं, यानी कि वो लेजिस्लेटिव्स भी हैं, प्लस वो मिनिस्टर है तो वो एग्जीक्यूटिव भी है। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, सब कुछ करा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। पहले मैं आपको बता ही दूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, सर एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो किसी चीज को एग्जीक्यूट करे, मतलब उसको इंप्लीमेंट कराए, उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एग्जीक्यूटिव। मतलब वो उस चीज को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। तो आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अब आप सोचो कि मैं एक हेल्थ मिनिस्टर हूं, और मैंने, मेरी मिनिस्ट्री ने कानून बनाया, मतलब गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि अब क्या करेंगे, जितने भी गरीब परिवार है उनको हम 5 लाख रुपए का हेल्थ बेनिफिट देंगे, कोई भी ऑपरेशन कराना है 5 लाख रुपए तक वो करा सकते हैं। हमने एक प्लान बना दिया, आयुष्मान भारत स्कीम, कुछ भी बना दी, चलो ठीक है। अब मैं मिनिस्टर हूं, मेरे मंत्रालय के लिए कानून बनाया गया, मेरा काम क्या है, इस कानून को पूरे देश में एग्जीक्यूट कराना, राइट। मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट्स में हॉस्पिटल है, उन सभी के अंदर में जाकर के कानून एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई एम द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मतलब मैं मिनिस्टर हूं, मिनिस्टर का मतलब ही होता है एग्जीक्यूटिव, राइट। तो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, जो मंत्री है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं कार्यपालिका, जो चीज को इंप्लीमेंट कराते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड दी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब जो कानून बना रहे, फॉर एग्जांपल मैं लोकसभा में बैठा हूं, मैं वोट कर रहा हूं, सर मैं इस कानून से सहमत हूं, मैं इस कानून से सहमत नहीं हूं। जो नॉर्मल वोटिंग होता है लोकसभा में, अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, राइट। तो उसमें मैं वोट डाल सकता हूं, मैं कानून बनाने में अपनी मेजोरिटी दिखा सकता हूं, मैं माइनॉरिटी दिखा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, राइट, जितने भी मेंबर्स हैं किसके, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, सबके सब क्या है, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तीसरा दैट इज कॉल्ड दी जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है, मतलब न्यायपालिका, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसको हम बोलते हैं जुडिशरी। तो आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों के तीनों आपके 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। सॉरी, इनको क्या बोलेंगे हम, वी कॉल देम एज 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन हमारे डेमोक्रेसी के तीनों तीनों बहुत ही मुख्यतः इंपॉर्टेंट से पिलर्स है, कॉल्ड द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एज सिंपल एज पॉसिबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट बताओ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके बीच का गैप और डिफरेंस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो आगे चलते हैं। बाकी ये फीचर्स ना, इन सबको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, जस्ट होल्ड हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि आपके पास में कुछ मौलिक अधिकार है, आपके पास में कुछ राइट्स है जो आपके पास जन्म से दिए गए हैं, राइट। इनको डाला गया है सर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक चीज बता दूं मैंने आपको सर बहुत सारे अधिकार दे दिए कि तुम्हारे पास ये अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार, और मैंने उस अधिकारों के पीछे का अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रखा है। क्या हो अगर आपके अधिकारों आपको दिया ही ना जाए, बस आपको पेपर में दे दिया गया, ग्राउंड पे ना दिया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेजर होना चाहिए। अगर मैंने आपको सारे राइट्स पेपर पे दे दिए, संविधान पे दे दिए, और ग्राउंड पे आपके पास में एक भी राइट नहीं है, तो फंडामेंटल राइट आपके लिए किस काम का है, किसी काम का नहीं है। ऐसे इश्यू को सॉल्व करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट को लीगली इन्फोर्सेबल किया गया है।
क्या किया गया है? लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड यू कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन से द सुप्रीम कोर्ट दैट माय these rights are violated. The Supreme Court has to restore the right because Supreme Court is the guarantor of fundamental rights. आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के बोल सकते हैं कि सर ये मेरे मौलिक अधिकार है, इनका हनन किया जा रहा है। तो आपके देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके ऊपर में एक सैंक्शन लगा है कि उसके ऊपर में जिम्मेवारी है कि वो आपके राइट्स का गारंटर है, आपको राइट्स को रिस्टोर कराएगा ही कराएगा, वापस से आपको वो अधिकार दिलाएगा। कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। तो आपको दिखाई देगा जो आपका पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब कहीं ना कहीं ये लीगली इन्फोर्सेबल है, यानी कि आपका जो फंडामेंटल राइट है क्या है, ये आपका लीगली इन्फोर्सेबल है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है जितने भी देश के नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करा रहा है। और मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, राइट, ये 6 प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इन 6 प्रकार के अधिकारों को हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा देख लो किससे इंस्पायर्ड है, तो हमने इसको यूएस से लिया है सर, बिल ऑफ राइट जैसे यूएस में होता है वहां से हमने इसको इंस्पायर किया है। इसको हम बोलते हैं सर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लीगली इन्फोर्सेबल। मतलब आपको अगर अधिकार दिया गया है तो इस अधिकार को कोर्ट रेगुलेट कराएगी, इन्फोर्स कराएगी। आपने कह दिया सर मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मेरे को लोग एक समान ट्रीट नहीं कर रहे, कल सुप्रीम कोर्ट आपको एक समान ट्रीट कराएगी। उसका काम है that it has to enforce the rights that have been violated. अगर कोई ऐसा सेंटर ने कानून बना दिया जिस कानून में आपके राइट्स का हनन हो रहा है, योर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, आप तो सेंटर का वो जो कानून है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, कोर्ट उसको खत्म कर देगी, बिकॉज द सेंटर कैन नॉट मेक एनी सच लॉ व्हिच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट अगर आपको दे दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में हमेशा वो फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है सर? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जब भी ऐसा लगे कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से अधिकारों के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो रहा है, या फिर पब्लिक को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, मैं और आप हम लोग इतना अधिकार मानने लग गए कि जो लॉ एंड ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, तो वैसी जगह पे ना हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसको फंडामेंटल राइट में डिटेल में करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका हार्ट है, उसकी सोल है, धड़कन है, उसकी आत्मा है, आर्टिकल 32, यानी कि आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 यही बताता है कि आपके अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आप सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सोचो इन सारे राइट्स का पावर किस पे डिपेंड करता है सर? आपके 32 पे डिपेंड करता है। कल अगर आर्टिकल 32 ना रहे तो आपको कितना भी अधिकार दे दिया जाए, आपको कोई फायदा उस अधिकार से कुछ भी नहीं है, सब आपको पेपर में मिल जाएगा लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी रियलिटी एग्जिस्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आर्टिकल 32 दिया गया है कि जो भी कुछ आपको पेपर पे फंडामेंटल राइट संविधान पे दिया गया है वो आपका इन्फोर्स भी होना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई आर्टिकल 32 हैज बीन गिवन टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे। ओके, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डीपीएसपी का मतलब क्या होता है सर? डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनका ध्यान आपका स्टेट हमेशा रखेगा पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। अब इनका काम क्या है सर? वेलफेयर बढ़ाना। आप खुद बताओ क्या सरकार का काम क्या है? बिजनेस बनाना? नहीं, सरकार का काम है सर वेलफेयर बनाना। आपके लिए पंचायत में पावर हो, आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पावर दिया जाए, पंचायत में अपने लिए अपने लोगों को इलेक्ट कर पाए, जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनको इक्वल पे मिले। आप सभी के लिए हेल्थ व्यवस्थाएं ऐसी हो कि कोई भी इंसान हेल्थ क्राइसिस से ना गुजरे, बिना हेल्थ के मतलब हेल्थ की समस्या से उसकी जान ना जाए, एटलीस्ट उसके पास में बेसिक मिनिमम इलाज अवेलेबल हो। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर दी प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत जिसके बेसिस पे स्टेट ने पॉलिसी बनाया है, और इनका काम क्या है? इनका काम है सर आपके लिए वेलफेयर को प्रमोट करना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो समाज में सबको एक समान लेकर के आते हैं, फॉर एग्जांपल वेलफेयर लेकर के आना, फॉर एग्जांपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबको एक समान पेमेंट करना समान काम के लिए। कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजी से, विचारधारा से सम्मिलित करते हैं, मतलब मेल खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में विलेज लेवल पे पंचायती राज होना चाहिए, यानी कि विलेज लेवल पे पावर को हम इस तरीके से डिसेंट्रलाइज करें कि विलेज में, गांव में, ग्राम स्तर पे जाकर के लोग अपने लिए पंचायत में वोट कर सके, अपने लिए अपने उम्मीदवार को इलेक्ट कर सके। मतलब महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि आप स्टेट के पास से पावर हटा दो, सारे गांव में पावर दे दो, क्योंकि गांव ही हमारे भारत का ओरिजिनल इंडिया, मतलब द ट्रू इंडिया लाइज इन विलेज।
सो विलेजेस मस्ट बी empowered। तो महात्मा गांधी जी की विचारधारा से मेल खाते हुए आपको ये आइडियोलॉजीज दिखाई देंगे। और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल, फॉर एग्जांपल आपके पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, सब पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करो। कहने का मतलब ये है कि इन प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। अब कहने का पर्पस क्या है, सपोज करो मैंने कह दिया, लिसन दिस केयरफुली, सपोज करो मैंने कह दिया कि कोई भी इंसान स्टेट में हेल्थ फैसिलिटी के खराब होने के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और कोई एक बहुत ही गरीब इंसान था, उसको हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिली, उसकी जान चली गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, आप सरकार को गिरा दोगे कि सर आपने डीपीएसपी को वॉयलेट कर दिया। इसका रीजन ये है कि सर हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि 140 करोड़ में हम हर एक इंसान को पूरी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। स्टेट कोशिश करेगी एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा, कि हम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करें, लोगों के लिए हम वेलफेयर प्रोवाइड करें, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट कि 140 करोड़ को एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन पे वेलफेयर मिले। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इट इज अ रीजनेबल थिंग। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। पॉसिबल नहीं है स्टेट के लिए कि 140 करोड़ लोगों को सेम प्रोपोर्शन पे आकर के वेलफेयर प्रोवाइड करे। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ वेलफेयर लैप्स, बिकॉज ऑफ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, बिकॉज ऑफ एनी सच रीजन किसी एक दो इंसान की जान चली जाए, उस बेसिस पे आप कोर्ट में आकर के सरकार नहीं गिरा सकते, राइट। तो इसीलिए इसको कहा गया नॉन जस्टिशिएबल, मतलब कोर्ट्स के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया गया। प्लस इनको पॉजिटिव कहा गया स्टेट के लिए, मतलब आप देखो फंडामेंटल राइट्स जो कहीं ना कहीं स्टेट्स को रोकने का काम कर रही है। आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ये करोगे तो मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे, अगर आप कुछ वैसा करोगे तो उस इंसान के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे। इससे क्या पता चल रहा है, आपका जो स्टेट है कहीं ना कहीं बेचारा फंडामेंटल राइट के कारण काम नहीं कर पा रहा। तो फंडामेंटल राइट पुट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑन द स्टेट, मतलब स्टेट के काम करने से फंडामेंटल राइट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। स्टेट खुल के काम नहीं कर सकता, अगर वो खुल के काम करे तो 140 करोड़ लोग हैं, किसी ना किसी का अधिकार वायलेट हो जाएगा। लेकिन उल्टा देखो डीपीएसपी, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्टेट को बोल रहा है ऐसे कानून बनाओ जो गरीबों के लिए ऐसा हो, जो वेलफेयर कर सके, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है, स्टेट को काम करने के लिए प्रमोट कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्या है, इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट से पिलर्स है। एनीवेज, ओके ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑफ ऑल ऑफ यू जो भी बच्चे यहाँ तक सेशन देखते हैं। अभी हमने पावर आइज पे स्टार्ट कर दिया हुआ है मेंटोरशिप बैच। मेंटोरशिप बैच का नाम है गुरु द्रोणा मेंटोरशिप बैच। ये पूरा पूरा प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 2026 वाले या 27 वाले जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके स्टैंडर्ड सोर्सेज को हम टाइम पे कंप्लीट कराएं, मल्टीपल मॉक्स लगाएं, जिसके कारण बिफोर दे गो टू द प्रीलिम्स एग्जाम दे शुड बी रेडी, उनका प्रीलिम्स एटलीस्ट रेडी होना चाहिए। उसी को लेकर के हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 24/7 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सपोर्ट को दिया हुआ है। साथ में जो भी एक्सपर्ट मेंटर्स वो अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ दूं, श्रुति मैम हैज गिवन 1 यूपीएससी मेंस, राइट, she has a decent experience of mentoring aspirant. Sarvar sir has given 3 UPSC mains, a great experience, right? Chandan sir is very great person in terms of writing content. He has written a lot of books, right? बहुत सारी किताबों को लिखा हुआ है। And this is नितेश सोलंकी सर। ये सोलंकी सर जो है अभी इनका जस्ट 2 दिन पहले यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आया 306 रैंक के साथ में। ही हैज जस्ट क्लियर्ड द एग्जाम, सो ही विल बी एसोसिएटेड विद अस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बाय द टाइम वी डू नॉट गो टू द ट्रेनिंग, इफ यू गो ही विल लीव, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे जो भी मेंटर्स हैं दे कम विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज दे गिव द क्वालिटी मेंटरशिप। अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, आपका सिलेबस के साथ हम प्रीलिम्स एंड मेंस का फुल कवरेज करेंगे। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे द प्राइसेस आर दिस, दैट इज 9,000 रुपीज ईयरली, राइट। इसमें आपको पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम एंड बाकी चीजें भी देखने को मिल जाएगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर। अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा शेड्यूल क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे शेड्यूल को भी अटैच कर दिया है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिनको ये मेंटरशिप प्रोग्राम को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। देखो हमने क्या किया हुआ है, हर महीने के काम को डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल हम जुलाई में क्या करेंगे सर, इनिशियल 2 वीक्स में हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर करेंगे, आखिरी 2 हफ्ते में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कवर करेंगे। हमको 2 घंटा रीडिंग पे टाइम देना है, 1 घंटे नोट्स बनाना और 1 घंटे एमसीक्यू लगाना है, क्योंकि हमारा पढ़ाई, रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस एक साथ चले। ऐसा ना हो कि बस सब पढ़ते जा रहे कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे, दैट शुड नॉट बी द केस। तो इस तरीके से हमने इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। एंड लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू, इस तरीके से हमने जुलाई से लेकर के अगले साल के फरवरी मार्च तक का शेड्यूल बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम एक बार डिटेल में देखें कि हम इनिशियली 2 वीक में क्या करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इन चैप्टर्स को कवर अप करना है।
तो आप बोलोगे सर इतने चैप्टर्स हम 15 दिन में कैसे कवर करेंगे? आराम से हो जाएंगे। अभी मैं सीरीज करा रहा हूँ, अगर आपने इन सीरीज को डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर भी देखा, रिवाइज भी किया, ट्रस्ट में इससे पहले कवर अप हो जाएंगे। ऑल आई वांट टू से इज दैट कि अगर हम पेस के साथ आज से नहीं चलेंगे, स्पीड के साथ जुलाई से नहीं चलेंगे, तो अगले साल फरवरी मार्च आते आते आप प्रीलिम्स और मेंस के साथ रेडी नहीं हो पाओगे एज सिंपल एज पॉसिबल, बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, हर मंथ का हर वीक का यहाँ पे सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। जो भी ऐसे इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स है जो एक बार देखना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी आउट। बाकी वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, माय नंबर इज 9910193064। आप इस पे मुझसे मैसेज करके बाकी डिटेलिंग्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो वापस से आ जाते हैं अपन अपने काम पे। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ये इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप मेरे को एक बात बताओ, हमारा ये स्टेट है, ठीक है, ये हमारा स्टेट है, राइट, मतलब ये गवर्नमेंट है और ये मैं हूं, राइट, दिस इज एन इंडिविजुअल पी पर्सन। ये बार बार स्टेट को कह रहा है क्या कि मुझे राइट्स चाहिए, राइट्स चाहिए, राइट्स चाहिए, बार बार ये क्या कर रहा है, अपने लिए अधिकार मांग रहा है। इसको गौर से देखना, ये क्या कर रहा है, अपने लिए अधिकार मांग रहा है, फंडामेंटल राइट्स बार बार मांग रहा है। तो इन रिटर्न इसकी भी तो कुछ जिम्मेवारी है, तो यस इसकी जिम्मेवारी है कि ये भी कुछ ड्यूटी करे। इट शुड ऑल्सो डू समथिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको भी कुछ ड्यूटी करना चाहिए। लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान लिखने के टाइम पे लिखना भूल गए थे, इसको हमने बाद में अमेंड करके डाला हुआ है। जब इमरजेंसी लगी 1970s में, तो हमें लगा कि यार ड्यूटी भी तो होना चाहिए। किसी को देखो भारत का झंडा जला रहा है, किसी को देखो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है, एज ए भारतीय यू शुड बी डूइंग समथिंग फॉर द नेशन ना। आप अगर देश के नागरिक हो तो आपकी भी तो कुछ इस देश के लिए कर्तव्य है, वो तो आपको करना चाहिए ना। तो हमने फिर फंडामेंटल ड्यूटी का एक कॉन्सेप्ट बनाया और इसको हमने पार्ट 4 के ए में ऐड किया। ए मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी कि हमने इसको संशोधन किया, बाद में इसको हमने एक्ट को अमेंड किया, मतलब इसको ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 11 ड्यूटी है, इन 11 ड्यूटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हमने ऐड किया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, और 51A के अंदर में इसको ऐड किया गया हुआ है। इन ड्यूटीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ रहे होंगे। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। इंडिपेंडेंट और क्या था, एक इंटीग्रेटेड। बहुत बच्चे यहाँ फंसते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट आपका एपेक्स कोर्ट है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद से स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट, और इसके साथ साथ में जुडिशियल रिव्यू का पावर है आपके पास है, मतलब पावर टू रिव्यू लॉ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। मतलब कोई भी कानून बनाया गया है तो उस कानून को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो आप देखो इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड थ्रू, आखिरकार में जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है, तो हम किस तरीके से मानेंगे कि इंडिपेंडेंट है? सपोज करो कल हम कह रहे हैं कि जुडिशरी अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकती है, लेकिन कल एक कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है किसी जज का, और उस जज का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करने लग जाए, तो क्या वो जज के लिए, क्या गवर्नमेंट अपने लिए न्यूट्रल जज भेजेगी? नहीं भेजेगी। अगर जज का अपॉइंटमेंट पावर गवर्नमेंट सरकार के पास आ जाए, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी वैसे लोगों को जज बनाओ जो हमारी विचारधारा को सपोर्ट करे। तब तो कल जुडिशरी कोई भी लॉ को जब जुडिशियल रिव्यू करेगी, उसका रिव्यू करेगी, तो उसमें सही तरीके से रिव्यू करेगी नहीं, वो तो गवर्नमेंट को फेवर करने लग जाएगी। इसी समस्या को समाधान करने के लिए हमने क्या बोला, हमने जजेस का जो टाइम है ना उसको फिक्स कर दिया। कोई भी सरकार आ जाए, आप कोई भी जज बन रहे इतने टाइम के लिए बनेंगे, ठीक है। उनके कंडीशंस को फिक्स कर दिया हमने, उनको कितना पेमेंट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, क्या शक्तियां होंगी, सब कुछ हमने फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। ये सबको इसलिए फिक्स किया गया कि वो इंडिपेंडेंट होकर के, निष्पक्ष होकर के आराम से काम करे हमारे देश के लिए। दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेक्युलर स्टेट पहले ही बता चुका हूं सर। सेक्युलर स्टेट इनिशियली मैं आप सबको समझा चुका हूं। सेक्युलर स्टेट मतलब क्या होता है? द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, सबको वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता होगी। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने भगवान की पूजा करूं, सामने में कोई दूसरा धर्म का वो चाहे कि अपने गॉड अलमाइटी की पूजा करे, वो भी कर सकता है। जितना अधिकार उसके पास है उतना अधिकार मेरे पास है। भले मैं मेजोरिटी हूं, भले वो माइनॉरिटी है, लेकिन हम सभी के पास में समान अधिकार होगा, क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। इसी चीज को यहाँ पे ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वी कॉल दिस। जैसे मैंने आपको कहा था डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो डेमोक्रेसी में होता है सर रूल ऑफ पीपल। लेकिन रूल ऑफ पीपल कैसे होगा? जब हम लोगों को वोटिंग राइट्स देंगे। अगर लोगों के पास में सर वोटिंग राइट्स ही नहीं है, लोगों के पास में वोट डालने के अधिकार ही नहीं है, तो किस तरीके से हम रूल ऑफ पीपल को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? तो इसीलिए हमने कहा यूनिवर्सल मतलब किसी को भी, सबको, एडल्ट सफरेज मतलब सबको वोटिंग राइट होगा। 18 साल से पहले, 18 साल से बड़े उम्र के जितने भी लोग हैं सब वोट दे सकते हैं, सब एडल्ट हैं। लेकिन क्या जब संविधान, हमारा देश जब आजाद हुआ, जब संविधान लिखा गया, तो क्या उस वक्त 18 साल के ऊपर के लोग सिर्फ वोट डाल सकते थे? ऐसा था उस वक्त? नहीं।
उस वक्त था 21 साल। उस वक्त कहा गया कि अगर आप 21 साल से ज्यादा है बड़े तो ही आप वोट डालेंगे, 21 साल के नीचे वाले लोग वोट नहीं डाल सकते। बट बाद में हमने इसको चेंज किया एक अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, इसको हमने 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया। ये 61st अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संशोधन। क्या है 61st अमेंडमेंट आगे बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। तो आप देखो, आप वोट डालने के समय में किसी के साथ आप कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इस जाति के लोग नहीं कर सकते, इस धर्म के लोग नहीं कर सकते, इतनी प्रतिशत से कम आबादी वाले लोग नहीं कर सकते, सैलरी वाले लोग नहीं कर सकते, नहीं, सब इक्वल है। अगर इस देश के आप नागरिक हैं, इफ यू आर इंडियन, इफ यू आर 18 ईयर्स प्लस, यू हैव द वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एज सिंपल एज पॉसिबल। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सैलरी आती हो ना आती हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, मर्सिडीज में घूमते हो, अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, आप सभी एक समान है, सब जाकर के वोट डालोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, राइट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश जो वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में। बहुत ही बेसिक सी चीजें। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप आपको क्या पता चलेगा, हमारे देश में जो सिटीजनशिप दी जाती है ना, इसको हम बोलते हैं सर सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, हमारे देश में नागरिकता हर इंसान को एक दी जाती है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं किसी स्टेट का नागरिक नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं झारखंड का नागरिक हूं, मैं लद्दाख का नागरिक हूं, मैं हरियाणा का नागरिक हूं, मैं सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में रह सकता हूं, नहीं, मैं भारत का नागरिक हूं। अगर मैं चाहूं तो कल झारखंड में रहूंगा, कल हरियाणा में रहूंगा, कल केरला में रहूंगा, जहां मन करे वहां रह सकता हूं, बिकॉज हमारे देश ने हमें एक नागरिकता दी है जो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। हमारे यहाँ पे कोई स्टेट की नागरिकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता होती है। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, खास करके जब हम अपने टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अगर हमारे देश में ना सारा रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर इक्वल ना चले, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जब देश में आपदा आ जाए, इमरजेंसी का मतलब ही होता है ना समथिंग लाइक क्राइसिस, कुछ तो बुरा हुआ तभी इमरजेंसी आई है, तो वैसे सिचुएशन में हमारे देश में इमरजेंसी लगता है, एज सिंपल एज पॉसिबल। उसके कुछ यहाँ पे प्रोविजंस दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ अमेंडमेंट्स के भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो उसकी टेंशन नहीं करेंगे। अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस, अमेंडमेंट में आपको कवर अप कराऊंगा, चैप्टर 6 या चैप्टर 7 है, वहां पे अमेंडमेंट्स खत्म करेंगे। कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, कौन कौन से संशोधन है, आर्टिकल 368 में कैसे संशोधन होते हैं, राइट, विल कवर एवरीथिंग। अभी हमें बस फीचर्स देखना है। ये है कि सर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना कौन कौन सी चीजों को किस किस देश से कहां से उठाया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया, देखा गया कि एक बैलेंस्ड कंक्लूजन क्या आ सकता है, क्योंकि हमारा देश एक यूनिक कंट्री है। हियर वी हैव पीपल फ्रॉम एन नंबर ऑफ डाइवर्स रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड्स, बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो सबको एक समान लेकर के आना है। तो हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, मतलब हमने पावर को डिवाइड किया है सेंटर स्टेट सबके बीच में, इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। एक चीज और याद रखना, इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पिछली क्लास में बताया था, क्या बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के एक्ट में ही बहुत ज्यादा बेस्ड है, ब्लूप्रिंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर, इट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, पार्लियामेंट सर्वो सर्वा है, कानून को हम फॉलो करेंगे। आयरिश से हमने डीपीएसपी लिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, किन किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे स्टेट कानून बनाए गए, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। कनाडा से हमने लिया हुआ है कि हमारे पास जो फेडरेशन है ना, मतलब जो भी स्टेट्स हैं उन सभी को जोड़ करके हमारा सेंटर बहुत ही शक्तिशाली होगा, वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर इज वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे पास मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके से इमरजेंसी वाले कंडीशन में अपने देश को संभाल नहीं पाएंगे। हो सकता है कल एक स्टेट बोले कि मुझे एक नया देश बना दो, ये हमारा सेंटर है जो स्ट्रॉन्ग है, जिसने सारे स्टेट्स को एक साथ बांध के रखा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर इज मैंडेटरी फीचर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया, कंकरेंट मतलब एक ऐसे इश्यूज जिसपे हमारा सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, तो किस तरीके से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। कल इमरजेंसी लगेगी ना तो मेरी और आपकी हमारी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है कि नेचुरल सिचुएशन नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, आपदा आ गया है, तो हम सब अगर अपने राइट्स मांगने लग जाए सरकार से कि हमारा ये अधिकार वो अधिकार, तो सरकार आपदा को कैसे मैनेज करेगी। तो गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हमारे कुछ राइट्स को सस्पेंड करती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर किया जाए, उस आपदा उस क्राइसिस को मैनेज किया जाए। तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया गया, वो हमने अपने कहा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से दिया, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ, ठीक है। और आपको लग रहा होगा ना सर ये याद कैसे करें, कुछ भी याद मत करो, अभी ये एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी ना, वहां पे आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा कहां से लिया गया, वहां पे हम डिटेल में एक चैप्टर को पढ़ेंगे ना, विल कवर एवरीथिंग देयर। तो अभी किसी भी चीज को लेकर के आप ये मत सोचो सर इसको कैसे याद करें कैसे रटे, बस चिल रहो, समझते जाओ कि क्या क्या प्रोविजन है, जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स को खोल रहा हूँ देखते जाओ,
दिमाग की नस में जाना चाहिए टॉपिक कि यही हमें आगे पढ़ना है। देयर इज समथिंग विल बी कवरिंग अप इन नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बस सिंसियर होकर के इन सेशंस को अटेंड करो, सब कुछ कवर हो जाएगा, जस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा हुआ है कि हमारे पास में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, जो मैं आपको बता रहा था ना, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया मौलिक कर्तव्य, उसको ऐड किया गया हुआ है। क्या है यूनिक हमारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? अब ये कुछ मेंस वाले पॉइंट्स है जो आप मेंस के एग्जाम में डालते हैं। सर एक तो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, सर हम रिजिड भी हैं प्लस फ्लेक्सिबल भी है, मतलब हम जो अपने देश में अमेंडमेंट करते हैं संशोधन, वो थोड़े एक्सट्रीम अमेंडमेंट्स भी है और कुछ नॉर्मल अमेंडमेंट्स भी है। इसको पढ़ाऊंगा मैं जब आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 368 ये सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। दूसरा, हमारे पास फेडरल और यूनिटरी फीचर दोनों का एक ब्लेंड है, मतलब क्या, हम फेडरल भी हैं, स्टेट्स को पावर भी दे रहे, हम यूनिटरी भी हैं, हमने सेंटर को पावरफुल बना करके रखा हुआ है, सेंटर जो बोलेगा वही चलेगा, वो भी चल रहा है, मतलब फेडरल यूनिटरी हमारे पास में दोनों चीजें, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सर हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इंटीग्रेट किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट, मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे स्टेट को कानून बनाना है उसको बहुत ही सही तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में बनाया गया है कि इन इन मुद्दों पे स्टेट को कानून बनाना चाहिए, बहुत ही सही मुद्दे दिए गए, राइट। इमरजेंसी का प्रोविजन को बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इमरजेंसी अगर लग रही है तो कब उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे, कब इंटरनल कहेंगे, कब 352 लगेगा, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो कब लगेगा, कब 356 लगेगा, कब 365 लगेगा, ये सारे आर्टिकल्स आई टीच एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी गाइस, राइट। आफ्टर द एंड ऑफ दीस 25 क्लासेस आपके एक एक आर्टिकल्स जबान पे होंगे, क्योंकि मैं उसको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको आर्टिकल्स रटना नहीं पड़ेगा, विद कॉन्सेप्ट विद फैक्ट एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियस सी बात है सर, जब हमारा देश का बुनियादी इस बेसिस पे है कि रूल ऑफ पीपल, लोग अपने लिए खुद को शासन करेंगे, अपने लिए खुद के लिए इंसान चुनेंगे, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के पास वोटिंग राइट, तो जितना वोटिंग राइट इंपॉर्टेंट है उतना इलेक्शन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। हमने वोट दिया पार्टी ए को, राइट, और कमीशन ने किसी दूसरे पार्टी को वोट दे दिया, राइट, हम किसी और को दे रहे थे, कमीशन ने किसी और को दे दिया, तो सोचो पूरा डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगा। मतलब जितना इंपॉर्टेंट हमारे देश का सिस्टम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, तभी जाकर के सही तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होगी। क्लियर? सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, ये तो आपको पता ही है, हम धर्म निरपेक्ष हैं और हमारे पास में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, सबको समान अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इन क्वेश्चंस को हम आगे कवर अप करेंगे। कुछ यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है, अभी आराम से पढ़ना है जब पूरा चैप्टर, क्योंकि पॉलिटी का जो ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये वो चैप्टर है जब आपने पूरी पॉलिटी पढ़ी हो तो इसके क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि इसमें ना आपके सारे टॉपिक्स आते हैं, मतलब आपकी पॉलिटी में जितने भी टॉपिक्स है सब इस चैप्टर में कवर अप होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको मैं पूरा पूरा कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो विद दिस वी आर एंडिंग अप द सेशन। आज जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक मेंस का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन डिस्कशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, राइट। ये आपके बी आर अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है डिस्कस के साथ में, मतलब इसके आगे लगा लो डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन 250 वर्ड्स, राइट। आपको 250 वर्ड में इसके ऊपर में लिखना है, बहुत ही आराम से। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक लाइफ का काम कर रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेक्युलर प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल से देखोगे तो क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं लग रहे हैं तो अभी रुक जाओ पिछले नेक्स्ट 10 दिन तक, लेकिन ट्राई जरूर करना, बिकॉज परफेक्ट आंसर एक दिन में नहीं आता, जस्ट गो एंड ट्राई दिस। Baki, when we'll cover up this entire series, everything will be clear, right? So this is for today. Thank you so much, everyone. God bless you all the very best, and revise karo, consistent raho. Thank you so much. Chalo.